मध्य प्रदेश में नई सरकार ने शपथ ले ली है। आज से एमपी में मोहन राज का शुभारंभ हो गया है। अब इंतजार शाम 4 बजे का है जब छत्तीसगढ़ में नई सरकार शपथ लेगी। एमपी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपनाया गया है। 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण पूरा हो चुका है। छत्तीसगढ़ का अब इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मध्य प्रदेश में हैं। तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के, एनडीए शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों की इस वक्त मध्य प्रदेश के भोपाल में मौजूदगी और यकीनन 2024 के एजेंडे को भी सेट किए जाने की यहीं से कोशिश और कवायद। मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटें हैं। पिछली बार 2019 में एमपी में 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी ने एक तरह से क्लीन स्वीप किया था, जबकि 9 सीटें छत्तीसगढ़ में पाई थी। लेकिन इस बार पूरी की पूरी सीटों पर क्लीन स्वीप का एजेंडा तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। ये 3 अलग अलग चेहरे आपको दिखा रहे हैं। मोहन यादव बन गए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री बनाया गया है जगदीप देवड़ा को, एससी से आप आते हैं। राजेंद्र शुक्ला वैद्य क्षेत्र के ब्राह्मण चेहरा है। तो कुल मिलाकर जातियों को भी साधने की कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है और इसके जरिए दरअसल 2024 की पॉलिटिक्स को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश और ये कवायद है। डॉक्टर मोहन यादव जिन्होंने 1982 में छात्र जीवन से, छात्र संघ के सह सचिव से शुरुआत की थी, 1984 में अध्यक्ष बने, 2013 में पहली बार आपको बताते चले उज्जैन दक्षिण सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे, 2018 में दूसरी बार विधायक बने। शिवराज सरकार में 2020 में उच्च शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई और 2023 में उनके सितारे कितने बुलंद रहे इस बात को समझिए। जब 2/3 बहुमत के साथ, प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई तो फिर उसकी जिम्मेदारी मोहन यादव के कंधे पर सौंप दी गई है। लेकिन इस बात को इस लिहाज से भी समझा जाए क्योंकि जो यादव वोटर है हरियाणा में तो वो बीजेपी को वोट करता है, कई दूसरे राज्य हैं जहां पर बीजेपी को वोट करता है, लेकिन खास तौर से अगर बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर 2 परिवारों के प्रति इंटैक्ट है। क्या इनके जरिए इन 2 राज्यों में सेंधमारी की कोशिश बीजेपी की ओर से की जाएगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह में आज किस तरह से तमाम ये दिग्गज शपथ लेते हुए नजर आए, एक बार जरा सुनते हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। के तौर पर शपथ ले ली है। अब नई चुनौतियां उनके सामने हैं। जैसा कि विनोद जी ने भी बताया कि जो बड़ी लकीर शिवराज सिंह चौहान ने आम जनता के बीच अपनी छवि को लेकर बनाई है, मोहन यादव के सामने वो बड़ी चुनौती होगी और चुनौती 2024 के चुनाव में क्लीन स्वीप करने की भी होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज शर्मा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, और साथ ही रशीद किदवई जी के पास में बहुत देर से नहीं जा पाई हुई हेमेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद अग्निहोत्री जी स्टूडियो में। और रशीद जी माफी के साथ आपके पास आते हुए, आज का ये जो शपथ ग्रहण समारोह है इसके जरिए 3 बड़े संदेश बीजेपी ने अगर देने की कोशिश की हो तो आप क्या पढ़ पाए, क्या देख पाए? चित्रा धन्यवाद है कि सबसे बड़ी बात जो कार्यकर्ता के महत्व की बात है वो एक बड़ी खास नजर आती कि कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में जुड़ा है, भाजपा में सक्रिय है, वो मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी पद मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ा एक संदेश गया है। और दूसरी बात, जो पूरी लोकसभा की जो तैयारी को लेकर के भाजपा 28 सीटों से भी संतुष्ट नहीं है, वो चाहती है 29 सीटें मिले। और पूरा जो सिनर्जी, मतलब आप पूरे तीनों राज्यों में देखिए कि
एक भाजपा हमेशा से वहां बड़ी महत्वपूर्ण राजनीतिक दल रही है, लेकिन आज उसके विपक्षी भी एक तरीके का हथियार डालते हुए नजर आते हैं। लगता है कि 24 गया और कांग्रेस को लग रहा है कि 10 साल मध्य प्रदेश में वो पीछे चली गई, क्योंकि कमलनाथ दिग्विजय सिंह युग का एक अंत हो जाएगा आने वाले समय में, और नई पीढ़ी भी बुरे तरीके से हताश और हार का सामना कर चुकी है। तो पूरे के पूरे 10 में से 10 नंबर भाजपा में। लेकिन चित्रा, बस एक बात मैं कहूंगा कि ये जो जो प्रयोग किया जा रहा है, ये प्रयोग में बहुत सारी मतलब एक लोगों में एक एक्साइटमेंट भी है, लेकिन उसको लेकर के बड़े कि जैसे अभी कैबिनेट बनेगी, ऐसे 7-8 लोग हैं जो विधायक बन गए हैं, जो पिछली कैबिनेट में मंत्री थे, जिनकी सीनियरिटी बहुत ज्यादा है, जो 6 टर्म 8 टर्म 9 टर्म के भी विधायक हैं। क्या उनको जगह दी जाएगी या गुजरात की तरह सबकी विदाई हो जाएगी? और जो विदाई होगी तो उनके पीछे जो पावरफुल बैकर्स होते हैं, मैं सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, पॉलिटिकल कास्ट, उसके उन लोगों का क्या होगा? तो बहुत सारे प्रश्न है जिसका लोग जवाब चाहते हैं। मोहन यादव जी जो है, नहीं, अब जरा बता दीजिए कि क्या कैलाश विजयवर्गीय मंत्री बनेंगे? मोहन यादव जी के उसमें प्रहलाद पटेल जो केंद्र में मंत्री रहे थे, उनका क्या होगा? तो ऐसे कई चेहरे हैं। जी, ऐसे गोपाल भार्गव, बहुत से जयदीप भैया, बहुत सारे। और मुझे लगता है कि अभी 6 महीने लोकसभा के चुनाव तक मोहन यादव जी भी एक प्रोबेशन पीरियड पे, जैसे हेमंत कहते हैं कि प्रशासनिक को रिशफल कैसे करते हैं और अपनी सरकार कैसे चलाते हैं, प्रशासन, क्योंकि शिवराज जी का बड़ा मतलब महत्व और बड़ा उनकी पकड़ थी पूरे राज्य पे। तो उनका अगर कोई सक्सेसर आया है, और शिवराज जी का क्या होगा? मतलब क्या वो अभी तो बिल्कुल वो ऐसा लगता है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के वो मतलब दया और कृपा के ऊपर निर्भर है वो। मतलब आप ऐसा कह रहे हैं, आप वोटर भी हैं। रशीद किदवई जी मध्य प्रदेश के ही वोटर है। मुझे याद है जिस दिन वोटिंग चल रही थी, सबसे पहले इन्होंने मतदान किया और उसके बाद फिर हमारे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए थे। बड़ा दिलचस्प होगा बड़े नेताओं को देखना कि उनका भविष्य क्या रहता है। लेकिन पंकज जी, सिर्फ एक बात है जो कांग्रेस पार्टी को थोड़ी सी राहत दे सकती है, वो ये है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में कई दिग्गज नेताओं, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो, फग्गन सिंह कुलस्ते जैसा बड़ा दिग्गज नेता हो, कमल पटेल हो, सिंधिया समर्थक इमरती देवी हो, जिनकी बड़ी ज्यादा चर्चा हुई थी, ये तमाम अपना चुनाव हार गए। तो इसके जरिए 24 की राजनीति के लिए बस ये सोचा जा सकता है कि भाई कई दिग्गज हारे हैं, हमारे लिए संभावना अभी खत्म नहीं हुई है। क्या इसको इस बात से समझा जा सकता है, या जो बातें रशीद किदवई जी ने कही हैं कि वहां के आलाकमान को यह समझ में आ गया है कि मौजूदा वक्त से वो 10 साल पीछे चली गई है, जिस तरह का रिजल्ट सामने आया है और बीजेपी जिस बड़े उत्साह में इस वक्त दिखाई दे रही है? देखिए, कांग्रेस के लिए चित्रा जी ये कोई राहत की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिग्गज हार गए हैं। नहीं भी हारते तो भी 2024 के लिए कांग्रेस की संभावनाएं जैसी थी वैसी अभी भी हैं, और मैं मानता हूं कि वो संभावनाएं उज्जवल हैं। अब रशीद किदवई जी को भी पता है, विनोद अग्निहोत्री जी को भी पता है। जैसे रशीद किदवई जी कह रहे थे कि अभी देखेंगे कि अगले 6 महीने नए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में कैसे काम चलाते हैं, कैसा अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हैं। तो फेरबदल नए मुख्यमंत्री जी को करना नहीं है, सब जानते हैं कि कहां से होता है। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार भी अफसर चलाते थे, इनकी सरकार अफसरों को और ज्यादा चलानी है, राज्य के अफसर भी चलाएंगे, अब केंद्र के अफसर भी चलाएंगे। मैंने आपके ही कार्यक्रम में चित्रा जी पिछले सप्ताह कहा था कि इन तीनों राज्यों में देखने की बात यह होगी कि क्या कोई स्वतंत्र सोच, स्वतंत्र राजनीतिक हैसियत और स्वतंत्र निर्णय क्षमता वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री इन तीनों राज्यों में बन पाता है। और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करेगी। तो यही इन 3 राज्यों में हुआ। अच्छा है कि नए लोगों को मौका मिल रहा है, लेकिन ये एक नई जो राजनीतिक इबारत लिखी जा रही है, इस तरह की व्यवस्था करके जिसमें पीछे से रिमोट से सरकारें चलें और जोर मुख्यमंत्री रहें, जिनकी न संगठन पर कोई पकड़ हो, न जनाधार पर कोई पकड़ हो और न मुद्दों पर कोई पकड़ हो। तो ये एक गंभीर एक तरह से चुनौती है लोकतंत्र के लिए। ये कहना बड़ा आसान है कि हम नए लोगों को मौका दे रहे हैं, लेकिन नए लोगों में आप किनको मौका दे रहे हैं ये भी देखने की बात है। तो ये एक जो नया राजनीतिक आयाम शुरू हुआ है भारतीय जनता पार्टी के इस दौर में, वो थोड़ा मुझे चिंताजनक लगता है। राकेश त्रिपाठी जी इसका जवाब देंगे। राकेश जी, उन्होंने ये कहा है कि रिमोट से चलेगी सरकार। जैसे ही उन्होंने कहा रिमोट से चलेगी सरकार, तो पूरे देश के आपके देख रहे दर्शकों को याद आ गया होगा कि कैसे केंद्र में 10 वर्षों तक यूपीए सरकार रिमोट से चलती रही है। मुझे लगता है कि शायद पंकज जी उसी का विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे होंगे। कह रहे हैं कि जनाधार वाली नेता नहीं है। अरे भाई, 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ करके जीत करके डॉक्टर मोहन यादव जी आए हैं, 7 बार चुनाव लड़ करके जगदीश देवड़ा जी चुनाव जीत करके आए हैं, राजेंद्र शुक्ला जी लगातार चुनाव जीत करके रीवा से आ रहे हैं। यानी लोकतंत्र में अपने मत से जीत करके, अपने प्रदर्शन से जीत करके आए हुए व्यक्ति को आप कह रहे हैं उसका
का जनाधार नहीं है। जनाधार कैसे होता है? जनाधार का आकलन क्या राहुल गांधी के आधार पर होगा? राहुल गांधी जो अमेठी से अपना चुनाव हारने के बाद लौटकर वापस अमेठी आना नहीं चाहते, उस उत्तर प्रदेश से जहां से सोनिया जी सांसद हैं, उस उत्तर प्रदेश से जहां सबसे बड़ी आधार उनकी जमीन रही है, उस उत्तर प्रदेश से कांग्रेस समाप्त हो गई है, लेकिन अभी भी जनाधार का आकलन कैसे करते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। सच यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को आगे रखकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो इन सारे राज्यों में चुनाव लड़े, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कामयाब रही। इसके पास कोई जवाब नहीं है कांग्रेस के पास। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। हमने जब कैंपेन किया था ना, तो ये कैंपेन जनता के जनमन को छू रहा था और कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को अफसर चलाते थे। ये उसी तरह की सोच है जैसी सोच में राहुल गांधी कहते हैं कि केंद्र की सरकार को 90 कैबिनेट सेक्रेटरी चलाने का काम करते हैं। ये सोच बंद करनी चाहिए। ये लोकतांत्रिक ताकत है, जनता ने चुना है और वादों को देख करके, हमारे घोषणा पत्र को देख करके, हमने जो किया है और आगे क्या करेंगे इस पर भरोसा करके, मोदी की गारंटी पर भरोसा करके जनता ने सरकार चुनी है। और हमने जो कहा है वो हमने करके दिखाया है। हमने कहा था 370 हटाएंगे, डंके की चोट पर हटाया। हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। 22 तारीख को मंदिर का भी आज भव्य विग्रह स्थापित हो रहा है। सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विश्वसनीयता जनता के बीच में साबित की है और इसी विश्वसनीयता के नाते आज भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने का अवसर मिला। ठीक है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसका भी जिक्र कर दिया। पंकज जी इसका जवाब देना चाहेंगे, उसके बाद मैं तुरंत भोपाल आती हूँ। हमारे साथ हेमेंद्र जुड़े हुए हैं। पंकज शर्मा जी, ये बात तो सही है ना, 3 बार के लगातार चुने हुए मुख्यमंत्री आज बने, 7 बार के डिप्टी सीएम बनाए गए, 5 बार के विंध्य क्षेत्र से ब्राह्मण चेहरा, उनको तो जनाधार अगर नहीं होता तो बिना चुनाव हारे ये लोग कैसे जीत रहे होते अपनी अपनी विधानसभा में? पहली चीज तो यह है चित्रा जी कि मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तीनों राज्यों के सकल दृश्य की बात कर रहा हूं। हाँ। कि जिस तरह का नेतृत्व उभर कर आया है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया है, वो कमजोर जनाधार वाले हैं। मोहन यादव जी तो हमारे कमजोर जनाधार वाले कैसे हैं? न तो अनुभव है ज्यादा। राजस्थान में देखिए आप, राजस्थान में तो पहली बार चुने गए विधायक को सीधे मुख्यमंत्री बना दिया गया है। क्या क्राइटेरिया है, क्या आधार है बनाने का? सिर्फ एक आधार है, सिर्फ एक ही व्यक्ति का जनाधार है भारतीय जनता पार्टी में, वो है नरेंद्र भाई मोदी। इसके अलावा किसी का जनाधार नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी कह रहे थे कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश के मन में मोदी, तो वो तो इसलिए किया था ना कि शिवराज सिंह चौहान जी को किनारे करना था। ये घोषणा करनी थी कि शिवराज जी आप ये मत समझिए कि मध्य प्रदेश के मन में आप हैं, आपके मन में मध्य प्रदेश होगा। लेकिन माहौल बदल गया है, तो इन सब चीजों पर बहस की बात नहीं है। मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं वो ये है कि जो एक परिदृश्य सामने आया है इन चुनाव, ऐसा नहीं कि पहले कमजोर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाए हैं, पहले भी बनाए हैं, बहुत से बनाए हैं, सबके नाम आपको मालूम है। लेकिन ये जो एक नई परंपरा शुरू हुई है, ये बहुत चिंताजनक है, ये मेरा कहना है। ठीक है, आपका ये कहना है। राकेश जी इस पर जवाब देंगे, फिर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हेमेंद्र के पास एक बार चलते हैं। हेमेंद्र, आगे का क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी कहां पर मौजूदगी है? आगे पूरे शेड्यूल के बारे में अगर आप जानकारी दे पाएं, कितनी देर में वो वहां से टेक ऑफ करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के लिए? जी देखिए, यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सब कुछ स्टेज खाली है। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं और इसके बाद उनको छत्तीसगढ़ जाना है। छत्तीसगढ़ में भी ओथ टेकिंग सेरेमनी है और मोहन यादव के बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो छत्तीसगढ़ जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन आज उनकी यहाँ पर जो है मीटिंग्स जो है, अभी उन्होंने VIP गेस्ट हाउस में उनको रुके हुए हैं, वो वहाँ ठहर रहे हैं। वहाँ पर उनकी मीटिंग्स लाइंड अप है, प्रदेश भर से लोग आए हुए हैं, वो उनसे मुलाकात करेंगे। और कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर के भी आपकी चर्चाएं मध्य प्रदेश में शुरू हो गई हैं। इसका भी ये फैसला बहुत जल्द होना है कि कौन कैबिनेट में आएगा, कितने लोग कैबिनेट में लाए जाएंगे। ये तमाम चर्चाएं जो है मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल शुरू हो गई हैं। लेकिन अभी जो है पूरे भोपाल में और खासकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पूरे जश्न का माहौल है। पूरी तरह से जश्न मनाया जा रहा है कि नया मुख्यमंत्री आया है। एक सदी का, एक दौर का समापन हुआ है, शिवराज एरा खत्म हुआ है और शिवराज एरा के बाद जो है एक नया एरा मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रहा है, जिसको लोग कह रहे हैं मोहन एरा शुरू हो गया है। ओबीसी की नई तरह की पॉलिटिक्स लेकर भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को बताते हैं, मध्य प्रदेश में आज से मोहन राज शुरू हो गया है। शिवराज का राज खत्म हो गया है। जाते जाते शिवराज सिंह चौहान काफी इमोशनल नजर आए। कल लाडली बहना के साथ उनका भावुक वीडियो सामने आया था। भावुक अंदाज में उन्होंने कहा था कि किसी से कुछ मांगने से बेहतर है
मरना पसंद वो करेंगे, इस तरह का उन्होंने बयान दिया था। आज उन्होंने विदाई लेते हुए कहा कि जस की तस धर दीनी चदरिया। सुनिए शिवराज सिंह चौहान को, पूर्व सीएम मध्य प्रदेश। मुझे पूरा विश्वास है वो मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास को और जनता के कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उनको शुभकामनाएं। और मित्रों, अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने। कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या। एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे। अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। ये सोच क्यों नहीं हो सकती। मुझे नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया, और इसलिए मैं इससे ऊपर हूं बिल्कुल। 2005 में शिवराज सिंह चौहान को जब मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई थी, प्रदेश अध्यक्ष थे और दिल्ली से ही फोन गया था बाबूलाल गौर को कि आप इस्तीफा दे दीजिए क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे। और एक बार फिर से कुछ इसी तरह की परिस्थिति 2023 में इतने सालों के बाद बनती हुई मध्य प्रदेश में दिखाई दी। शिवराज राज खत्म हुआ, मोहन युग का शुभारंभ हो गया है। लेकिन अब भूमिका क्या रहने वाली है, राकेश त्रिपाठी जी आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। शिवराज जी की भूमिका क्या रहेगी, जिन्होंने 16.5 सालों तक मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज और बागडोर मजबूती से संभाले रखी मध्य प्रदेश की। देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी की यही विशिष्ट कार्य पद्धति है। किसी पार्टी किसी परिवार की बपौती नहीं है कि वंश के आधार पर चलेगी। पार्टी में किसी को एक को दायित्व मिल जाएगा तो आजीवन उसी दायित्व पर बना रहेगा। आज कांग्रेस पार्टी में आप तुलना करके देखिए, पूर्व अध्यक्षों को अगर बैठ के बुला ली जाए ना तो केवल वही राहुल जी और सोनिया जी वही पूर्व अध्यक्ष हैं। पूर्व अध्यक्षों की कोई श्रृंखला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे तो आपको पूर्व अध्यक्षों की श्रृंखला दिखाई पड़ेगी कि राजनाथ सिंह जी दिखाई पड़ेंगे, आपको नितिन गडकरी जी दिखाई पड़ेंगे, मुरली मनोहर जोशी जी दिखाई पड़ेंगे, आपको लालकृष्ण आडवाणी जी दिखाई पड़ेंगे। ये जीवित अभी मैं दिखा रहा हूं जो जीवित है इस समय, जो पार्टी को मार्गदर्शन दे सकते हैं, पार्टी को कठिन समय में कैसे निर्णय लेना है ये बता सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार के अभावों से जूझती रही है। पार्टी में किसकी भूमिका क्या होगी ये पार्टी मिल बैठ करके सामूहिकता से तय करती है। अच्छा याद दिलाया आपने अपने दर्शकों को कि कैसे शिवराज सिंह चौहान जी को जब भूमिका दी गई थी तब भी इसी प्रकार का, जैसा पंकज जी आकलन कर रहे हैं ना, कि जनाधार विहीन लोगों को बिठा दिया। 18 वर्ष तक शिवराज सिंह चौहान जी ने एक शानदार मध्य प्रदेश चलाया है। मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य था, उस बीमारू राज्य को इनाम क्या मिलता है शिवराज सिंह चौहान को, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल तो उन्होंने कह दिया है कि उनकी ओर से कहा गया कि जस की तस धर दीनी चदरिया। सीधे आपको तिरुवनंतपुरम लेकर चलते हैं। वहां की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर हैं और जबरदस्त हंगामा यहां पर आप देख पा रहे हैं। दरअसल ये हंगामा इसलिए और पुलिस किस तरह से उनको लेकर जा रही है। शिवी मोल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवी, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि इनका प्रदर्शन हंगामा लगातार जारी है। बड़ी वजह इसके पीछे की क्या है? जी, इधर शबरीमला में बहुत बड़ी क्राइसिस हो रही है क्योंकि शबरीमला में पिछले 4-5 दिन से बहुत ज्यादा क्राउड है और वहां पे बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट हो रही है क्योंकि पिलग्रिम्स जो कंट्री की बहुत सारी पूरी देश से कई सारी जगहों पे आती है शबरीमला में, जैसे हमको पता है। और उधर पिलग्रिम्स ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको पानी और फूड कुछ नहीं मिल रहा है और बहुत सारे भीड़ है क्योंकि लोगों को 18-24 आवर्स पूरे एक दिन के लिए भी क्यू पे खड़े रहना है और दर्शन के लिए। ये सब रेस किया है पिलग्रिम्स ने और इसके अगेंस्ट बीजेपी अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और वो चीफ मिनिस्टर और देवस्थान मिनिस्टर के राधाकृष्णन की इस्तीफा मांग रही है। बीजेपी वर्कर्स ने सेक्रेटरीट में आके बहुत प्रोटेस्ट की और उनके ऊपर पुलिस ने वाटर कैनन्स भी यूज किया है। अभी इधर जैसे आप देख सकते हैं विजुअल्स में, पुलिस उनको कस्टडी में ले रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं और बहुत क्लैश हो रही है पुलिस और बीजेपी मोर्चा वर्कर्स के बीच में। लेकिन शबरीमला की क्राइसिस बहुत बड़ी है क्योंकि बहुत लोग दर्शन नहीं
कर पा रहे हैं और बिना दर्शन के वापस भी जा रहे हैं। और बहुत बड़ी भीड़, और स्टेट गवर्नमेंट ये कह रहे हैं कि चेन्नई रेन्स और तेलंगाना इलेक्शंस की वजह से बहुत लोग पिछले हफ्ते नहीं आ पाया था शबरीमला में, इसी वजह से इस हफ्ते बहुत ज्यादा भीड़ है, इसीलिए ये क्राइसिस हुआ है। इतना क्राउड एक्सपेक्ट नहीं किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों से झड़प हुई है, पानी की बौछार की गई है। दोबारा इन तस्वीरों तक आप तक लेकर चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक और तस्वीर सामने आई है भोपाल से। शपथ ग्रहण समारोह के बाद शिवराज सिंह चौहान जब बाहर निकले तो जरा सुनते हैं कि उस समय माहौल क्या था। छोड़ दिया अपने भाइयों को, अपने नहीं छोड़ दिया मामा, फिर आओगे दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मोहनराज की तो शुरुआत हो गई है, लेकिन शिवराज की विदाई के वक्त जो लोगों का समूह उमड़ पड़ा, मामा मामा के नारे लगे और लोगों ने उनको घेर लिया। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवीश, मामा जी को तो जाने ही नहीं दे रही है भीड़, मामा मामा के नारे भी लग रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के लिए अपने भावनाओं पर काबू पाना बड़ा कठिन हो रहा होगा इस वक्त। बिल्कुल, और आपको बताएं कि ये जो तस्वीरें हैं ये ठीक उस समय की है चित्रा, जब शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो गया था और जब वो निकल रहे थे वहां से, अपनी गाड़ी में जा रहे थे, तो उस समय पब्लिक ने जब उन्हें देखा और पूरी उनके कॉन्वॉय जो है उसे घेर लिया था। और आपको इन तस्वीरों से इतना तो समझ में आ गया होगा कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए भी फिलहाल अभी इतना आसान नहीं होगा 16.5 सालों के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यूं जाते हुए देखना। अभी थोड़ा समय और लगेगा नए मुख्यमंत्री के साथ जनता के कनेक्शन में, लेकिन पुराने जो मुख्यमंत्री है वो 1 या 2 टर्म के नहीं 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, 16.5 सालों के मुख्यमंत्री, और खासतौर से उनका जो लगाव है जनता के साथ, उनके बीच जो जनता के बीच छवि है शिवराज सिंह चौहान की, शायद वो अभी पूरी तरीके से निकली नहीं है। और यही वजह है कि इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। कल हमने देखा था कि लाडली बहनें उनसे लिपट के रो रही थी, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अब शिवराज सिंह चौहान इस प्रदेश के मुखिया नहीं है। और आज भी ये तस्वीरें जनता के सामने हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में शपथ ग्रहण समारोह, जहां पे मोहन यादव शपथ लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक तरफ निकले, तो दूसरी तरफ से जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब निकले तो किस तरीके से जनता ने उन्हें घेर लिया। और ये तस्वीरें गवाही दे रही है इस बात की कि जनता के मन में, मध्य प्रदेश की जनता के मन में पहले मामा और अब भैया के रूप में जो छवि शिवराज सिंह चौहान ने गढ़ी है, उस छवि से निकल पाने में शिवराज सिंह चौहान को तो समय लगेगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा समय मध्य प्रदेश की जनता को लगेगा ये कबूल कर पाने में कि शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है। अब मोहन यादव के सामने, नए मुख्यमंत्री के सामने बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि लोकप्रियता अगर किसी नेता के स्थानीय तौर पर ऐसी हो, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या फिर बड़े नेता दिल्ली को अगर हम छोड़ दें और प्रदेशों की बात करें तो वहां पर इस तरह की लोकप्रियता अभूतपूर्व है। और यकीनन अब आगे की भूमिका क्या रहेगी शिवराज की, इस पर भी सभी की निगाह टिकी रहेगी। रवीश, बिल्कुल चित्रा, और ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इससे ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान भी आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब विदाई का समय आ गया है। यानी शपथ ग्रहण से ठीक पहले, जैसे कि आपको भी मालूम है, वो रोजाना पौधा लगाते हैं, वो पौधा लगाने पहुंचे, वहां पे कुछ मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किए तो शिवराज सिंह चौहान ने वहां हाथ जोड़ करके ये बात कही कि अब विदाई का समय है, जैसी चादर है मैं उसे वैसा छोड़ करके
जा रहा हूं। और इसके बाद वो भावुक हो गए थे और फिर उसके बाद वो सीधे शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। और इन तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान बार बार यही बात कह रहे हैं कि उनका भविष्य जो है वो पूरी तरीके से पार्टी के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें लेकर के जो फैसला करेगी वो उसके साथ सामंजस्य बैठाएंगे, उसका पालन करेंगे। लेकिन कल उन्होंने जो बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली जाकर के अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मैं मरना चाहूंगा, इसके बड़े मायने हैं। यानी इतना तय है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में अगर कुछ पक रहा है तो उसकी भनक उन्हें जरूर होगी, इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया था। और अब उनका भविष्य क्या होने वाला है ये वाकई में पूरी तरीके से पार्टी के हाथ में है। एक और दिलचस्प तस्वीर है चित्रा, जब हम यहाँ पहुंचे थे शपथ ग्रहण समारोह में, तो यहाँ पे अब तक हम इतने सालों से देख रहे थे कि जो आदमकद होर्डिंग्स और कटआउट्स लग रहे थे उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, और तीसरा बड़ा कटआउट होता था शिवराज सिंह चौहान का। लेकिन आज सभी उस कटआउट की फोटो अपने साथ लेकर के जा रहे थे अपने अपने मोबाइल कैमरे पे, जिनमें शिवराज सिंह चौहान नहीं थे बल्कि अब उनकी जगह मोहन यादव आ गए हैं उस बड़े कटआउट में। और मुझे तो नरोत्तम मिश्रा का फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया रवीश, बिल्कुल ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का शेर अगर थोड़ा सा अलग वे में मैं शिवराज जी के लिए बोल दूं, यहाँ पर उन्होंने कहा था कि तुम्हारी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने के बावजूद बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे हैं यहाँ पर। विनोद अग्निहोत्री जी, अब इन तस्वीरों को देखकर आला कमान के लिए भी अब फैसला लेना क्या मुश्किल होगा, क्या आसान होगा, क्या होगी भूमिका, सबकी नजर इस बात पर है। ये जो शिवराज जी की लोकप्रियता है शायद ये भी कुछ भारी पड़ी है। राजनीति का यथार्थ बड़ा कटु और कठोर होता है और शिखर पर इतनी ही जगह होती है कि वहां सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा रह सकता है। और लोकप्रिय नेता कई बार क्या होता है कि जो पार्टियों के भीतर जो लोकप्रियता की होड़ होती है ना, वो भले अदृश्य हो, दिखाई ना पड़े हम लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक कारण होता है इस तरह की घटनाओं का। शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से उनको रिस्ट्रक्शन मिल रहा है, जिस तरह से लोग उनका वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही मैंने पहले कहा था कि जो बड़ी लकीर खींची है शिवराज सिंह चौहान ने लोकप्रियता की और छवि की, मोहन यादव जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती वही है कि उस लकीर की बराबरी कैसे करें। पार करने की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, अभी तो बराबरी करने की बात होगी कि बराबरी कैसे करें, ये बड़ी चुनौती है और इसमें उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि इसका दूसरा पक्ष ये भी है, शिवराज जी को भी एक वक्त में मौका दिया गया, फिर उन्होंने कामकाज के जरिए अपनी छवि बनाई, तो मोहन जी को भी मौका, और इसी तरह से बाकी राज्यों में भी, क्योंकि बहुत सारे नेता कई बार ऐसा भी होता है कि वो पीछे रह जाते हैं। जब शीर्ष पर एक दो व्यक्ति विराजमान हो जाए लंबे समय तक, तो फिर वहां पर किसी और के लिए जगह बचती नहीं है। आपको इधर से राजस्थान में देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा वसुंधरा राजे के लिए, ये रमन सिंह के लिए भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये बिल्कुल आपकी सही बात जो शिवराज जी के लिए मिल रहा है। हाँ। और यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान को मैं बार बार कहता हूं कि मैं राजनीति में उनको खारिज नहीं करता हूं। मैं बार बार कहता हूं कि वो मुख्यमंत्री रहे ना रहे, लेकिन उनकी प्रासंगिकता और अहमियत और भूमिका भारतीय राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आगे भी बनी रहेगी। ठीक है, अब चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। नारायणपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां छत्तीसगढ़ में चल रही हैं, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं, तमाम तैयारियां वहां पर पूरी हो चुकी हैं, और नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट हुआ है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में शपथ से पहले नक्सली हमले की खबर सामने आई है। एक जवान की शहादत भी वहां पर हुई है, जो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। नक्सली हमले में एक जवान की शहादत की खबर सामने आई है। नारायणपुर में नक्सलियों की ओर से यह हमला किया गया है, वो भी एक ऐसे दिन जब आज शाम 4 बजे वहां पर नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होना है। पीयूष इस वक्त हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, अभी क्या स्थिति है? एक जवान की शहादत की खबर है, दूसरे जवान बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, उनको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल चित्रा, आपको बता दें कि आज शपथ ग्रहण समारोह होना है छत्तीसगढ़ में, और उससे पहले इस तरह की खबर आ रही है नारायणपुर से, जिसमें एक जवान के घायल होने की और एक जवान के शहीद होने की खबर आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी चल रही हैं। मैं इस वक्त रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड के ठीक बाहर मौजूद हूं और आपको तस्वीरों में लगातार दिखाएं कि यहाँ पर जश्न का माहौल है। जिधर नजर दौड़ाएंगे वहीं पर आपको सिर्फ और सिर्फ लोग यहाँ पर नृत्य करते हुए नजर आएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं
आदिवासी वेशभूषा में, आदिवासी परंपरा के तहत यहाँ पर नृत्य करते हुए लोग नजर आएंगे। हर जगह सिर्फ इस तरह की जश्न की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। मेरे सहयोगी प्रदीप गुप्ता अगर आपको और तस्वीरें दिखाई, देखिए कैसे आदिवासी वेशभूषा में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और स्वास्तिक का चिन्ह अपने चेहरे पर बनाकर, जो शुभ का एक साइन होता है उसका चिन्ह अपने चेहरे पर बनाकर यहाँ पर आदिवासी जो है वो पहुंचे हुए हैं और अलग अलग तरह के जो नृत्य हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, ये देखिए ये कैसे अपने हाथ में लेकर ये यहाँ पे हैं और चेहरे पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरह से एक शुभ दिन है, शुभ अवसर है और शुभ अवसर को और शुभ बनाने के लिए स्वास्तिक का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। बात भी कैसे समझते हैं, कहाँ से आया हरघोड़ा, नृत्य का क्या नाम है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। अच्छा, नई सरकार बन रही है प्रदेश में, कितने खुश हैं आप? हम बहुत खुश हैं, इसलिए तो नाचे आया है। खुश है कि नाचते? हाँ। ये जो नृत्य आप करते हैं ये कब से करते आ रहे हैं? हम बहुत साल से मैंने भाजपा का नाच तक तैयार रहा है। तो आप देखिए कैसे यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं प्रदेश के अलग अलग कोनों से, वो अलग अलग तरह के जो है वो जो आदिवासी वेशभूषा और परंपरा है उसके तहत नृत्य करते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे सहयोगी मेरे साथ अगर आए, मैं आपको बड़ी तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बड़ा सा कटआउट लगा हुआ है और उस कटआउट पर जो छत्तीसगढ़ के पूर्व बड़े नेता रहे हैं उनकी तस्वीरें भी बनी हुई है और इसमें छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा कटआउट है। इस पर लिखा हुआ है, राज्य निर्माता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी शपथ ग्रहण समारोह। सबसे पहले और सबसे ऊपर तस्वीर अटल बिहारी वाजपेयी की है, तो एक मैसेज देने की जरूर कोशिश है क्योंकि राज्य निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी ही है। उनके सरकार के समय छत्तीसगढ़ का गठन हुआ और आज शपथ ग्रहण समारोह जो है वो भाजपा का हो रहा है। चौथी बार बीजेपी की सरकार यहाँ पर बन रही है। इससे पहले 3 बार रमन सिंह जो है वो अपना पूरा कार्यकाल करने के बाद जो है अब उनको स्पीकर बनाया गया है। साथ ही साथ आज विष्णुदेव साय के साथ चित्रा 2 मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे, विजय शर्मा और अरुण साहू। अरुण साहू ने पिछले 14 महीनों में बहुत मेहनत की और बीजेपी कहीं ना कहीं उम्मीद कर रही थी कि सरकार जरूर आ जाएगी, लेकिन ऐसी सरकार, ऐसा प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिलेगा उसकी उम्मीद बीजेपी के नेताओं को खुद नहीं थी। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये तस्वीरें देखने को मिल रही है, जिस तरह का प्रचंड बहुमत मिला है उसी के मद्देनजर यहाँ पर आदिवासी जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोनों से आए हैं वो सभी आदिवासी वेशभूषा में लोग नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री जो शपथ लेने वाला है वो खुद आदिवासी है, आदिवासी बैकग्राउंड है उनका। विष्णुदेव साय का काफी लंबे समय से चित्रा वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उसके बाद वो 2014 में जब चुनाव लड़े तो बिल्कुल आदिवासी चेहरे को लेकर आगे बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। और छत्तीसगढ़ में जब चुनावी कवरेज के लिए मैं पहुंची हुई थी, आपको बताते चले कि वहां पर आदिवासी समुदाय साल में एक बार भगवान को दंड देने के लिए भगवान को बुलाते हैं और अगर कोई सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, कोई और प्राकृतिक आपदा पड़ती है तो उसके लिए ईश्वर को दंड देने का भी विधान आदिवासी समुदाय की ओर से रखा गया है। बड़ा अलग ही अनोखा वहां का कल्चर है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन वहां से दुखद खबर सामने आई है, आईडी ब्लास्ट की खबर, जिसमें हमारे एक जवान की शहादत हुई है, एक जवान बुरी तरह से जख्मी है। सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती अब यहीं से वहां पर सामने, क्योंकि 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है।